स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक संरचना विवाह संबंधी चैप्टर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी सामाजिक संरचना के लिए जो उसकी अन्य इकाई हैं, व्यक्ति, परिवार, विवाह, समूह, संस्थाएं, इन सबको मिलकर ही हमारी समाज की संरचना हुई है। जैसे जैसे हम किसी एक एक इकाई को बड़ी इकाई के रूप में एकत्रित करते हैं, तो हमें जो सबसे बड़ी इकाई देखने को मिलती है वो समाज होता है। और जब हम उसको छोटे छोटे भागों में अलग अलग कर देते हैं, बांट देते हैं, तो जो हमें सबसे छोटी इकाई देखने को मिलती है वो होता है व्यक्ति। क्योंकि व्यक्ति ही एक ऐसी मानव उत्पत्ति है जो आगे चलकर पूरी समाज की संरचना को एक अहम भूमिका निभाती है। जैसे हमने देखा है कि जो आदिम समाज में सामाजिक रचना एक सामाजिक संगठन को समझते हैं। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, सामाजिक संरचना और विवाह। लेकिन विवाह से ही समाज की संरचना बनती है। क्यों? क्योंकि विवाह के बाद ही परिवार जैसी संस्था का जन्म होता है। तो हम देखते हैं कि सामाजिक संरचना जो है वो समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है। अनेक प्रकार के सामाजिक संबंध मिलकर ही समाज को बनाते हैं। समाज में सभी तरह के सामाजिक संबंध समान महत्व के नहीं होते हैं, और इसलिए किसी भी समाज के जब हम अध्ययन करते हैं तो सभी संबंधों का अध्ययन नहीं किया जाता। उन्हीं संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो संबंध स्थायी होते हैं, और जो स्थायी होते हैं वे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तब उन्हीं का अध्ययन किसी भी समाज को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है। अतः हम देखते हैं कि जो संबंध बार बार दोहराए जाते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बार बार उत्पन्न होते हैं, वो सामाजिक संरचना के विभिन्न अंग हैं। जैसे किसी भी संरचना को जब हम चर्चा करते हैं, मतलब किसी भी सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं, तो जो संबंध बार बार दोहराए जाते हैं, जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र आदि द्वारा एक ही प्रकार का संबंध बार बार दोहराया जाता है, जो सामाजिक संरचना के अंग हैं। आदिम सामाजिक संरचना का जो संगठन था वो सबसे मुख्य आधार था, कि जैसे विश्व के विभिन्न समाजों की संरचना एक संगठन के निर्माण करने वाले आधारों में ऊपरी तौर पर पर्याप्त भिन्नता देखी जाती है, परंतु उसके मूल में निहित जो भावना है उसमें पर्याप्त समानता देखने को मिलती है। जैसे सभ्य समाजों में परिवार, व्यापारिक संगठन, धार्मिक संप्रदाय, राजनीतिक दल, राष्ट्र आदि अनेक सामाजिक समूह देखने को मिलते हैं, जो समाज के संगठन के निर्माण कर जो समाज के संगठन का निर्माण करते हैं। इन संगठनों को हम ऐच्छिक या अनिवार्य सदस्यता के आधार पर एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में जहाँ परिवार एवं राष्ट्र की सदस्यता अनिवार्य है, मतलब जहाँ आपने किसी न किसी परिवार में जन्म लिया है और जिस परिवार में आपने जन्म लिया है उस परिवार के आप सदस्य हो जाते हैं। उसी प्रकार जिस राष्ट्र में आपने जन्म लिया है उस राष्ट्र की सदस्यता अनिवार्य है।
तो ये सदस्यता हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है कि आप कौन से परिवार के सदस्य बनेंगे या कौन से राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण करेंगे। जिसमें आपने जन्म ले लिया वहाँ की सदस्यता आपको अनिवार्य रूप से प्रदान कर दी जाती है। लेकिन वहीं राजनीतिक दल या किसी क्लब की सदस्यता ऐच्छिक है। आप जिस राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं उसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। जिस क्लब की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं, किसी सामाजिक संगठन की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं, वो आपकी ऐच्छिक पर निर्भर करता है। अब इसी सामाजिक संरचना का जो मुख्य मूल है वो है विवाह, कि मानव के अतिरिक्त अन्य प्राणी भी अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन उनमें इसका केवल दैहिक आधार है और वे शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही यौन संबंध स्थापित करते हैं। लेकिन मानव जो है वो यौन इच्छाओं की पूर्ति का आधार अंशत तो दैहिक, अंशत सामाजिक एवं अंशत सांस्कृतिक है, और ये यौन इच्छाओं की पूर्ति ही विवाह संस्था को जन्म देती है, और विवाह परिवार को एवं नातेदारी का आधार है। परिवार के बाहर भी यौन संतुष्टि संभव है, परंतु वह समाज द्वारा मान्य नहीं है, और ऐसे अवैध संबंधों को समाज अनुचित मानता है। कभी कभी कुछ समाजों में परिवार के बाहर यौन संबंधों को संस्थात्मक रूप में स्वीकार किया जाता है, किंतु वह भी एक निश्चित सीमा तक ही। अतः यौन इच्छाओं की तृप्ति स्वस्थ जीवन एवं सामान्य रूप से जीवित रहने के लिए भी आवश्यक है। और यौन इच्छाओं की तृप्ति के आधार पर ही विवाह जैसी संस्था का जन्म होता है। कि कुछ जनजातियों में आर्थिक जीवन विषम लिंगियों के बीच सहयोग और श्रम विभाजन पर आधारित है, और इस आर्थिक जीवन को बनाने के लिए स्थायी सामाजिक बंधन अर्थात विवाह में बंधना होता है। कदार लोग अपनी जीवन यापन जंगलों में फल फूल एकत्रित करके करते हैं। यहाँ स्त्री और पुरुष एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं। यही बात अंडमान द्वीप निवासियों एवं मुड़िया गोंडा लोगों में भी देखी जाती है। अतः आदिवासियों में आर्थिक क्रियाओं को स्त्री पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से संपन्न करने की आवश्यकता में भी विवाह को अनिवार्य बना दिया है। अतः सभी कारणों में विवाह का कोई न कोई रूप प्रत्येक समाज में पाया जाता है। इसमें कानूनी, धार्मिक और सामाजिक स्वीकृति का समावेश है, जो विषम लिंगियों को यौन क्रियाओं करने एवं उनसे संबंधित सामाजिक एवं आर्थिक दायित्वों को निभाने के अधिकार प्रदान करता है। विवाह केवल व्यक्तिगत संतुष्टि का साधन मात्र नहीं है, बल्कि एक सामाजिक क्रिया विधि भी है जिसमें समाज की संरचना को दृढ़ता प्राप्त होती है। लूसी मेयर लिखते हैं कि स्त्री और पुरुष का एक ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। वहीं पर वेस्टरमार्क लिखते हैं कि विवाह एक या अधिक पुरुषों या एक से अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है, और जिसमें विवाह करने वाले व्यक्तियों और उनसे पैदा हुए संभावित बच्चों के एक दूसरे के प्रति होने वाले अधिकारों एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। अब बात आती है कि विवाह की उत्पत्ति कैसे है। हम मानते हैं कि विवाह की उत्पत्ति एवं इतिहास
परिवार से भिन्न नहीं है, क्योंकि विवाह एवं परिवार का विकास अलग अलग ना होकर क्या हुआ है, एक ही साथ हुआ है, और ये दोनों संस्कृति के ही समवयस्क हैं, क्योंकि बिना परिवार के मानव जाति और संस्कृति को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है, और बिना विवाह के परिवार की रचना संभव नहीं हो सकती। अतः विवाह और परिवार मानव के साथ प्रारंभ से ही रहे। विवाह की उत्पत्ति को प्रकट करने वाले सिद्धांत वे ही हैं जो परिवार की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हैं। अतः चाहे हम पहले विवाह को समझ लें तो परिवार की रचना हुई है, या पहले परिवार की बात कर लें तो परिवार तभी संभव है जब विवाह के आधार पर परिवार बनते हैं। जैसे मार्गन का यौन साम्यवाद का सिद्धांत, उद्विकासीय सिद्धांत, एक विवाह का सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत परिवार और विवाह को एक समाज में मजबूत स्थान प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं विवाह के भेद की। कि जो विवाह के भेद हैं वो दो तरह के हैं, एक विवाह और बहु विवाह। एक विवाह का तात्पर्य है कि एक समय में एक व्यक्ति एक ही स्त्री से विवाह करे। कुछ लोग एक पत्नी की मृत्यु हो जाने पर या तलाक हो जाने पर दूसरी स्त्री से विवाह ना करने को वास्तविक एक विवाह मानते हैं, पर ऐसे एक पत्नी विवाह को केवल एकल विवाह कहते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में दूसरा विवाह कर लेने पर भी उसको एक विवाह ही मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पुरुष एक समय में एक से अधिक स्त्रियां नहीं रखता है। एक पत्नी या पति की मृत्यु होने पर पति या पत्नी को कुछ समाजों में दूसरा विवाह करने की छूट होती है। इस प्रकार के विवाह को एकल विवाह कहते हैं। जहाँ स्त्री व पुरुषों की संख्या करीब करीब समान होती है, वहाँ साधारणतः एक विवाह का प्रचलन होता है। ऐसा सदा ही आवश्यक नहीं है। जैसे उद्विकासवादियों ने एक विवाह को परिवार एक विवाह के उद्विकास का अंतिम चरण माना था। जैसे वर्तमान सभ्य समाजों में विवाह के विभिन्न भेदों में एक विवाह को सर्वोच्च प्रतिमान के रूप में मान्यता प्राप्त है, और लगभग सभी देशों में सरकार का झुकाव एक ही विवाह को प्रतिष्ठित करने की ओर देखा जा सकता है। अब बात हम करते हैं बहुविवाह की। बहुविवाह बहुविवाह वह होता है जिसमें एक पत्नी या एक पति बहुपति प्रथा जो है वो या बहुविवाह का एक रूप है कि बहुविवाह से तात्पर्य है एक व्यक्ति या अनेक साथियों में से एक ही समय में विवाह होना।
एक स्त्री का कई पतियों के साथ विवाह संबंध बहुपति विवाह कहलाता है। मैक्स लेनकी पहला विद्वान था जिसने मानवशास्त्र के सिद्धांतों में बहुपति प्रथा का उल्लेख किया। बहुपति प्रथा का प्रचलन हमें प्राचीन और अर्वाचीन कई समाजों में देखने को मिलता है। तो जो बहुपति प्रथा है या बहुपति जो प्रथा थी वो अर्वाचीन समाजों में भी देखने को मिलते थे। जैसे पिताओं, भाइयों, पुत्रों का एक समूह एक स्त्री से विवाह कर लेता था, परंतु संतानें उसी पुरुष के नाम से जानी जाती थीं जिसके साथ उस स्त्री का विवाह होता था। जैसे बांटू जनजाति में पशुपालक, बहिमा, मार्केन द्वीप, इन सभी में बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित रही है। बहुपति प्रथा के हमें दो रूप देखने को मिलते हैं। एक वह जिसमें एक स्त्री के सभी पति आपस में भाई होते हैं। यह प्रथा तिब्बत में है। अतः मैक्स लेन ने इसी तिब्बती बहुपति प्रथा, इसे भ्रातक बहुपति प्रथा के नाम से पुकारा है। लंका के रतनपुरा जिले का उल्लेख करते हुए लिखा है कि वहाँ के सिंघली लोगों में अक्सर दो भाई एक पत्नी के साथ घर बसाकर रहते हैं। इसका एक दूसरा रूप वह है जिसमें पतियों के बीच परस्पर कोई संबंध नहीं होता। बहुपति प्रथा प्रचलन के अनेक कारण हैं। जैसे वेस्टरमार्क का मत है कि बहुपति विवाह का मुख्य कारण लिंग अनुपात का असंतुलन होता है। अर्थात समाज में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है कि कई समाजों में जीवन का बड़ा संघर्षमय है। इस संघर्ष में स्त्रियां भार स्वरूप समझी जाती हैं, अतः उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता है और इससे स्त्रियों की कमी होती है और पुरुषों की अधिकता हो जाती है। लेकिन वहीं पर आर.एन. सक्सेना ने गरीबी को भी इस प्रथा के लिए उत्तरदायी माना है। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उन्हें वहाँ खेती योग्य भूमि की कमी है। अपर्याप्त कृषि के कारण जीवन यापन के लिए बहुत कठोर परिश्रम करना होता है। अतः परिवार को चलाने के लिए सभी भाई मिलकर प्रयत्न करते हैं। स्वयं स्त्री भी चाहती हैं कि उनके एक से अधिक पति हों, जिससे उसकी व उसके बच्चों की सुरक्षा हो सके। जैसे अफ्रीका की जो बहिमा जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन वधू मूल्य की अधिकता के कारण है। अतः उसे जुटाने के लिए सभी भाई मिलकर प्रयत्न करते हैं और उस स्त्री पर सभी भाइयों का सामूहिक रूप से अधिकार होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि संपत्ति के विभाजन को रोकने के लिए भी इस प्रथा का पालन किया जाता है, जिससे कि सभी भाइयों की संपत्ति सामूहिक बनी रहे। जो टोडा लोगों में स्त्री पुरुष के अनुपात का असंतुलन तो है ही, साथ ही वे संपत्ति विभाजन से बचने के लिए भी बहुपतित्व का पालन करते हैं। हम देखते हैं कि एक मान्यता यह भी है कि बहुपतित्व में प्रजनन दर कम होती है, अतः जनसंख्या को मर्यादित रखने की लालसा के कारण भी इस प्रथा का प्रचलन हुआ है। बहुपति प्रथा के विभिन्न परिणाम हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे इस प्रकार के विवाहों में स्त्री से उत्पन्न होने वाली संतानों की संख्या कम होती है, अतः जो संतानें होती हैं उसमें भी पुरुष संतानों की संख्या अधिक होती है।
अतः यह क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और कई स्त्रियों में बहुपति प्रथा से बांझपन आ जाता है। ऐसा कौन से जैविकीय कारणों से होता है, ये स्पष्ट नहीं है। स्त्री में विभिन्न पुरुषों के साथ सहवास के कारण स्त्रियां कमज़ोर हो जाती हैं, उनका शरीर क्षीण हो जाता है। ऐसी स्थिति में तलाक की समस्या पैदा करती हैं। अतः बहुपति ने समाज में नैतिकता का दोहरा मापदंड पैदा किया है। खास लोग में से एक स्त्री का विवाह के बाद अपने ससुराल में कठोर वैवाहिक नियमों का पालन करना पड़ता है, परंतु वह स्त्री जब अपने पिता के घर आती है तो उसे पूरी तरह स्वतंत्रता प्राप्त होती है। दूसरा जो है वो है बहु पत्नी विवाह। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि बहुपत्नी विवाह। बहुपति विवाह का अर्थ है कि एक पुरुष द्वारा एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करना। इस प्रकार के विवाह का धनवान एवं शक्तिशाली लोगों का ही विशेषाधिकार रहा है कि मतलब जो एक व्यक्ति एक से अधिक स्त्रियों का और उससे जन्मे बच्चों का पालन पोषण कर सकता है, अधिक शक्तिशाली है, वही एक से अधिक स्त्रियों मतलब बहुपत्नी विवाह कर सकता है। विश्व में अफ्रीका ही वह भूमि है जहाँ यह प्रथा अधिक फली फूली है। यहाँ राजा और राजक सैकड़ों पत्नियां रखते थे। यहाँ भिन्न भिन्न स्त्रियों की संतानों को विशिष्ट शब्दों से पुकारते थे और उन्हीं के पत्नी वह भिन्न भिन्न स्त्रियों के संतानों को विशिष्ट शब्दों से पुकारते थे और उन्हीं के आधार पर वे पहचानी जाती थी कि वे किसकी संतान हैं। इसमें सगे भाई व अर्ध भाइयों में भेद माना जाता था। जैसे इस्लाम में बहुपत्नी प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित रही है, ओशनिया में भी विशिष्ट लोगों में यह प्रथा देखी जा सकती है। मलेशिया में यह वृद्ध पुरुषों का विशेषाधिकार है। कठिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण हर व्यक्ति की सहायता चाहता है, अतः इस जनजाति में प्रत्येक सदस्य एकाधिक पत्नी की कामना रखता है। राजनीतिक व आर्थिक समृद्धि के साथ साथ एक व्यक्ति की पत्नियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। बागंडा लोगों में बहुपत्नीत्व का एक कारण यह भी है कि राजाओं में उत्तराधिकारी पुत्र के अतिरिक्त अन्य पुत्रों के होते ही मार दिया जाता है, अतः स्त्रियों की संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा राजा जब किसी पुरुष से नाराज हो जाता है तो उसे मौत की सज़ा सुना देता है। साथ ही इस जनजाति के पड़ोसी जनजातियों से युद्ध होते ही रहते हैं, जिसमें पुरुषों के मारे जाने से समाज में उनकी संख्या कम हो जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं भारत में भी बहुपत्नी पाया जाता है। भारत में नागा, गोंड, बेंगा, भील, डोडा, मध्य भारत की अधिकांश प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड जनजातियों में यह प्रथा प्रचलित है। अब हम देखते हैं कि ये जो बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है इसके क्या कारण रहे हैं। हम देखते हैं कि निम्न कारण हैं जिनसे बहुपत्नी प्रथा देखने को मिलती है। पुत्र प्राप्ति की लालसा। हमारे जो आज समाज की स्थिति है, हिंदुओं में पुत्र का बहुत ही धार्मिक महत्व है, अतः एक स्त्री से कोई संतान न हो या केवल पुत्रियां हों तो पुरुष दूसरा विवाह पुत्र प्राप्ति के लिए करता है। आर्थिक कारण। अधिकांश जनजातियां पहाड़ी भागों में निवास करती हैं या ऐसे क्षेत्रों में रहती हैं जहां जीवन यापन के लिए कठिन से कठोर संघर्ष करना पड़ता है। अतः आर्थिक क्रियाएं कई सदस्यों की एक सहयोगी क्रिया है।
अधिक स्त्रियां होने पर उन्हें खेतों में मजदूरों के रूप में काम पर लगाया जाता है और वे गृह कार्य में सहयोग प्रदान करती हैं। इसलिए बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। पत्नियां सामाजिक प्रतिष्ठा की भी सूचक हैं। मतलब जो धनवान व्यक्ति हैं, जमींदार हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, ऐसे व्यक्ति एकाधिक पत्नियां इसलिए रखती हैं कि इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा ऊंची होती है और उनको सम्मानीय दृष्टि से देखा जाता है। स्त्री पुरुषों के अनुपात में भी अंतर पाया जाता है, तो भी बहुपत्नी विवाह होता है कि जहाँ स्त्रियों की तुलना में पुरुष कम होते हैं, यहाँ पुरुष एकाधिक स्त्रियाँ रखते हैं। शिकार, युद्ध एवं साहसिक आर्थिक कार्यों में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों के मरने के अवसर अधिक होते हैं। इससे पुरुषों की संख्या घट जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रजनन के समय स्त्रियों के मरने के अवसर अधिक होते हैं, अतः यह कहना उचित नहीं है कि स्त्रियों के मरने के अवसर पुरुषों से कम है। कहीं कहीं पर शाली विवाह प्रचलित है। वहाँ प्रथा के रूप में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की सभी बहनों से विवाह करना पड़ता है। थोगा जनजाति में यह एक व्यक्ति अपनी सभी सालियों से विवाह करता है। देवर विवाह भी इसका एक मुख्य कारण है कि एक भाई की मृत्यु पर उसकी विधवा से दूसरे भाई को विवाह करना होता है। इससे भी जीवित भाई की पत्नियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। कई बार युद्ध आदि के कारण भी अपहरण करके लाई हुई स्त्रियों से विवाह कर लिया जाता है। अब लास्ट है आपका समूह विवाह। समूह विवाह का मतलब है कि एक विवाह में पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है और एक समूह का प्रत्येक पुरुष समूह की प्रत्येक स्त्री का पति होता है। परिवार और विवाह की प्रारंभिक अवस्था में यह स्थिति रही होगी, ऐसी उद्विकासवादियों की धारणा है। यह प्रथा ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में पाई जाती है, जहाँ एक कुल की सभी पुत्रियां दूसरे कुल की भावी पत्नियां समझी जाती हैं। वेस्टरमार्क का कहना है कि ऐसे विवाह तिब्बत, भारत एवं लंका के बहुपति विवाह प्रथा वाले समाजों में पाए जाते हैं। बहुपति विवाही समाजों में आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर पुरुष एकाधिक स्त्रियां रखते हैं, वह पृथक से ही स्त्री रखते हैं और एक विवाह अस्तित्व में आता है। टोडा लोगों में बहुपतित्व एवं बहुपत्नित्व का सम्मिश्रण हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बालिका वध की प्रथा त्याग दी है। अतः स्त्रियों की संख्या बढ़ रही है। यदि हम समूह विवाह का प्रयोग इस अर्थ में करें तो यह सूचित करना होगा कि समूह का प्रत्येक पुरुष दूसरे समूह का प्रत्येक स्त्री का पति हो तथा उत्पन्न संतानों को भी संपूर्ण समूह की संतान समझा जाता है, न कि किसी एक माता पिता विशेष की। इस प्रकार के विवाह के उदाहरण विश्व में कहीं नहीं मेलेनेशिया में समुदाय की समस्त युवा स्त्रियां वृद्ध पुरुषों द्वारा हत्या ली जाती हैं। अतः हम देखते हैं कि ऐसी व्यवस्था ज़्यादातर जनजातियों में ही देखने को मिलती है, क्योंकि उस समय हमारा जो शैक्षिक स्तर था वो बहुत कम था, लोग इसकी बुराइयों को समझते नहीं थे, तो इस तरह की प्रथाएं पाई जाती थी। पर आज जो वर्तमान में हमारा समय है उसमें लोगों का शैक्षिक स्तर बहुत ऊंचा हो गया है। बहुत कानून बन गए हैं कि एक ही विवाह का प्रचलन है। आज हमारा
समाज पूरी तरह से विकसित हो चुका है, उसका विकास चरम सीमा पर पहुंच चुका है। तो इसलिए अब ऐसी प्रथाओं को गैर कानूनी समझा जाता है और यही मान्यता है कि एक पुरुष एक समय में एक स्त्री से विवाह और एक स्त्री एक समय में एक पुरुष से ही विवाह कर सकती है। धन्यवाद।